नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज 2 इवेंट दिल्ली में हुए। एक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना ही अभिनंदन अपने कार्यकर्ताओं द्वारा किया, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक बिल लेके आए और वो बिल पारित हुआ, महिला आरक्षण बिल। वो इवेंट 1 घंटा चला, 1 डेढ़ घंटा। उसमें बाकायदा मोदी जी आए तो फूलों का वर्षाव हुआ। उसके बाद मोदी जी को बड़ा हार पहनाया गया। मोदी जी ने फिर महिलाओं के लिए बोला कि ये कैसा गेम चेंजर है। उन्होंने कई बातें बताई, लेकिन कि यदि सरकार पूर्ण बहुमत की हो तो कड़े फैसले ले सकती है, और ये निर्णय हमने लिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने जब एक बार बोला तो करके दिखाते हैं, और ये भी मेरी गारंटी थी कि ये मैं लाऊंगा, और मैं ले आया। बाद में उनको लगा कि शायद ये थोड़ा ज्यादा बोल गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तमाम विपक्षी दलों को भी धन्यवाद देता हूं कि उनने इसमें सहयोग दिया और 2/3 मतदान के साथ पारित किया। मोदी जी के पास 2014 में भी मतदान था, बहुमत था, जब 370 जैसा अ, कदम वो उठा सकते थे, तो महिला आरक्षण उससे लिए छोटा था। लेकिन फिर उन्हें जानते थे कि महिला आरक्षण के साथ जातीय जनगणना आएगी। जातीय जनगणना एक गले में फंसा हुआ पेच है। उसके बाद डिलिमिटेशन तो एक प्रोसेस है, लेकिन जातीय जनगणना ये प्रोसेस नहीं, ये बीजेपी के लिए सबसे टेढ़ी खीर थी। इसीलिए वो जातीय जनगणना से भागते रहे। जनगणना नहीं हुई, इसलिए महिला आरक्षण नहीं। अभी भी जो आरक्षण का बिल आया, उसमें कोई बीजेपी का नेता, नरेंद्र मोदी स्वयं ये बता नहीं पाएंगे कि कब एग्जैक्टली कौन से साल से ये लागू होगा और कौन से चुनाव से महिलाओं को 33% मिलेगा, क्योंकि अभी जनगणना बाकी है। जनगणना का ऐसा पेच क्या फंसा है। आज राहुल गांधी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये तो पहला इवेंट नरेंद्र मोदी जी का। दूसरा इवेंट राहुल गांधी जी का। कल एक राहुल गांधी जी का इवेंट हुआ, जब वो पुली बन के लोगों के बीच में गए। और उसके बाद अभी आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की मैच्योरिटी मुझे एक लेवल ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दी। वो इसलिए कि जब कोई नेता ये माने कि उसने गलती की, तो आप देखिएगा वो जनता के दिल में जगह बना लेता है। इंदिरा गांधी ने भी, जब इमरजेंसी के बाद 1977 में पूर्ण रूप से इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस वाइप आउट हो गई थी। इंदिरा गांधी अलग थलग पड़ गई थी। उत्तर प्रदेश में सारी की सारी लोकसभा सीटें जनता पार्टी को गई थी। उसके बाद जनता पार्टी ने कि जो अ, एक सांसद थे राम नरेश यादव, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। वो सीट खाली हो गई आजमगढ़ की। तो आजमगढ़ की सीट के लिए मोहसिना किदवई को कांग्रेस ने उतारा। पहले कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने वाली थी, क्योंकि भाई हारना जीतना तो है नहीं, लेकिन इंदिरा जी ने बोला कि नहीं लड़ो। इंदिरा जी ने 12 बंकी वाली मोहसिना किदवई को आजमगढ़ से उतारा। इंदिरा गांधी के इस चेंज के एकदम डिसीजन के बाद जनता पार्टी कॉशियस हो गई। पूरी ताकत उन्होंने लगा दी, क्योंकि 77 के बाद 78 में उपचुनाव था, तो इसमें उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है। उसके बाद पूरे ताकत के साथ जॉर्ज फर्नांडिस, राम नरेश यादव घर घर गए। वहां उन्होंने जो उम्मीदवार उतारा था वो चरण सिंह जी का खास था, और चरण सिंह ने भी पूरी ताकत, राम वचन यादव पूरी ताकत लगा दी। उसके बाद मधुलिमय से लेके राजनारायण तमाम लोग वहां अड्डा बना के बैठे, और वो चुनाव पूरे देश के लिए बड़ा इज्जत का चुनाव हो गया था कि नतीजे क्या आते हैं। इंदिरा गांधी जी को गेस्ट हाउस नहीं मिला, होटल नहीं मिला, वो मंदिरों में रहने लगी। 7 दिन में आखिरी दिन उन्होंने जब भाषण किया, तब उन्होंने कहा, दादी के उस भाषण की याद आज मुझे आई जब पोते ने ये कहा। जब दादी ने कहा कि मैं यहाँ चुनाव जीतने नहीं आई हूँ, मैं आपका दिल में जगह लेने आई हूँ, वापस मेरी जगह लेने आई हूँ, आपको जीतने आई हूँ, मुझसे कोई गलतियां हो गई है उसकी माफी मांगने आई हूँ। इंदिरा जी का इतना बोलना था, और मोहसिना किदवई 1,30,000 से चुनाव जीत गई। ऐसा ही राहुल गांधी ने आज एक सवाल के जवाब में कहा। जब राहुल गांधी को पूछा गया कि आप नहीं मानते कि जब आपकी सरकार थी और जब एक विधेयक आया था, तभी ओबीसी की बात मान लेते आप, जो आज आप डिमांड कर रहे हैं, तो शायद आज महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलता, महिला आज रिजर्वेशन के तहत सदन में बैठी हुई मिलती। डोंट यू रिग्रेट फॉर दिस? उन्होंने कहा कि यस, 100% आई रिग्रेट फॉर दैट। वो हमने गलत किया, वो गलती हुई हमसे।
मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ हमारे से जो गलती हुई उसके लिए। उन्होंने कहा आज जो बीजेपी ने किया वो भी गलत है, जो हमने किया वो भी गलत था। हमने किया वो गलत था, हमसे गलती हो गई, मैं रिग्रेट करता हूँ। ये जो शब्द है ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट हिट करते हैं जनता के दिलों को। और जब जनता को लगता है कि चलो गलती तो हर इंसान करता है, गलती मान भी तो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ जो सरकार है वो 2014 से लेकर आज तक उन्होंने एक भी गलती नहीं की। जो गलतियां पूरा देश देख रहा है वो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वहां अहंकार के पक्ष में लोगों को लगता है कि अहंकार हो गया। यह राहुल गांधी को बिल्कुल झुकते हुए नजर आते हैं। यही 2024 का गेम चेंजर होगा। ओबीसी का मसला क्या है, यदि आज इस पे बात करें तो ये जातिगत जनगणना क्यों चाहिए। हमारे देश में पहली जातिगत जनगणना अंग्रेजों के टाइम पे 1931 में हुई थी। उसमें 51% ओबीसी बताई दिखाई दिए गए थे। वैसे जातीय जनगणना मैंने जनगणना जो है इस भारतवर्ष में 1881 में अंग्रेजों ने पहली बार की थी। उसके बाद 1931 में तो जातिगत हुई। 1941 में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो। 1951 में पहली बार देश के आजादी के बाद जनगणना हुई और उसमें एससी एसटी ये फैक्टर जरूर जनगणना में तय हुआ, क्योंकि जो रिजर्वेशन संविधान ने दिया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसके लिए अनिवार्य था कि जनगणना में एसटी एससी की जनगणना हो। और इसके लिए ही रिजर्वेशन दे, संविधान चाहता है रिजर्वेशन हो, इसीलिए उन्होंने एससी एसटी की गणना। उसके बाद 80 के दशक में जातीय पार्टी की, क्योंकि 1979 में यानी 1979 में मंडल का घोषणा हुई और उसके बाद 1990 में मंडल आयोग लागू हुआ। उसके बाद 80 के दशक में यानी वही उसी पीरियड में जातिगत और छोटे छोटे राजनीतिक दल उभर आए और उन्होंने राष्ट्रीय दलों का खेल बिगाड़ दिया। आगे जाते जाते जब 2011 में मनमोहन सिंह के ऊपर बहुत प्रेशर था सारे रीजनल पार्टीज का कि आप इसको जातिगत जनगणना करें, मनमोहन सिंह ने सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 4,389 करोड़ रुपए का बजट अलॉट कर करके की। 2013 में डाटा उनके पास आ गया और वो डाटा जब प्रोसेस हो रहा था उसी के बीच में 2014 में सरकार आई बीजेपी की। सरकार ने 2015 में कहा कि डाटा बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था पटना में चुनाव में कि हाँ हम बिल्कुल डाटा रिलीज करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 46 लाख जाति और कास्ट और सब कास्ट, जाति और उपजाति 46 लाख बताई थी उन्होंने, क्योंकि इतनी नहीं हो सकती थी कि पुराने जमाने में यदि देखा जाए तो कुछ 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें 4,147 जाति थी। अब 2011 में 46 लाख कास्ट और सब कास्ट, ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता था। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये डाटा थोड़ा सा हम रिलीज नहीं करेंगे। और 2011 की जो जनगणना थी जिसका डाटा भी आया था 2014 तक, 2023 तक केंद्र सरकार उस पर बैठी हुई है, उसमें डाटा नहीं दिया। उद्धव ठाकरे जब मराठा आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय गए तो उद्धव ठाकरे ने जरूर इस बात को सुप्रीम के कोर्ट में रीट लगाई कि केंद्र सरकार डाटा रिलीज करे, ताकि वो डाटा मिले तो वो मराठा आरक्षण के लिए उपयोग में लाए। लेकिन 23 सितंबर 2021 को ये रीट जब फाइनल आई तो तब सर्वोच्च न्यायालय ने जब बोला डाटा के लिए तो केंद्र सरकार ने मना किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक और जातिगत जनगणना वो नहीं करवाएगी, जो पुराना डाटा है वो डाउटफुल डाटा है, ना ही जनगणना हम नहीं करेंगी। और उन्होंने कहा कि ये हमारा पॉलिसी डिसीजन है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय सरकार के पॉलिसी डिसीजन में बोलेगा नहीं। दूसरा पॉइंट कहा उन्होंने कि व्यवहारिक भी नहीं है। और तीसरा कहा इसमें ये करवाने में प्रशासनिक मुश्किलें ज्यादा है। बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है? जो 2031 में हुआ, जब ब्रिटिश के उस पीरियड में हुआ, आज क्यों नहीं हो सकता? 2011 में हो गया, 2031 में या 2024 में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बीजेपी के तरफ ओबीसी का जो शिफ्ट हुआ है वही कारण है बीजेपी सत्ता में आई। 2009 का आंकड़ा जो इलेक्शन
प्रोसेसिंग जो एजेंसीज है उनका है, बीजेपी को 22% ओबीसी का समर्थन था, मतदान जो मिला 22%, कांग्रेस को 24% था और रीजनल पार्टीज को, ये क्षेत्रीय दल थे जो जातिगत, उन्हें 54% था। 2014 के चुनाव आते आते बीजेपी का ये ओबीसी बेस 34% हो गया, कांग्रेस 24% से घट के 15% पे आ गई और रीजनल पार्टी से 54 से 51% पे आ गई। 2019 में बीजेपी ने और सेंध मारी और ये प्रतिशत 44% गया। कांग्रेस ने अपना 15% तो बना के रखा, लेकिन क्षेत्रीय दल जो 51% पे थे वो घट के 41 पे आ गए, उनका भी शेयर ले लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि वर्तमान में जो ओबीसी नेता है वो ओबीसी के जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं उनके पास नेतृत्व है। यदि जातिगत जनगणना आती है, आंकड़े सामने आते हैं, तो कई ऐसे नेता है वो मार्जिनलाइज हो जाएंगे। वो जिस कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वो ओबीसी है, लेकिन ओबीसी में वो छोटा तबका है। बड़ा तबका जिनके पास लीडरशिप नहीं है, उनको जब पता पड़ेगा कि हमारी भागीदारी ज्यादा है तो फिर वो हिस्सेदारी ज्यादा मांगेगी। जब हिस्सेदारी ज्यादा मांगेगी तो रायता फैल जाएगा। भाजपा यही नहीं चाहती। भाजपा अपना ओबीसी बेस खोने की दृष्टि से जाति जनगणना से भाग रही है और जाति जनगणना बिहार में यदि हो जाती है और आंकड़े आ जाते हैं तो ये पूरे देश के लिए सामने एक मिरर होगा, एक आईना होगा, जिसमें अपना चेहरा खूबसूरत या कुरूप या बदसूरत, ये दोनों बीजेपी को देखने होंगे। इसीलिए महिला आरक्षण तो दिया, लेकिन ओबीसी मना कर दिया। सिंपल सी बात थी। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं या गृह मंत्री ये कहते हैं कि भाई एससी एसटी और जनरल कैटेगरी 3 है लोकसभा में, तो हमने इसमें कोटे में कोटा दिया, लेकिन लोकसभा के इतिहास में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन तो नहीं था। यदि एससी एसटी का कोटा संविधान ने दिया है तो उसमें महिला का कोटा तो नहीं है। यदि महिलाओं का रिजर्वेशन लाने के लिए आप संशोधन कर सकते हैं संविधान में, तो उसी के साथ ओबीसी का भी संशोधन हो सकता था। यदि 1931 के डाटा पे मंडल कमीशन लागू हो सकता है, तो उनको 1931 के डाटा पे ही सरकार ओबीसी भी लागू कर सकती है। ये जो संविधान का पेच बताते हैं, ये पेच नहीं है, ये इनकी भागने की गली है। कुल मिलाकर ओबीसी वाला इशू 2024 में बहुत रंग दिखाएगा और ये अब शुरुआत हुई है। 2024 के चुनाव और ये 5 राज्यों के चुनाव में ओबीसी का ये मसला सर चढ़ के बोलेगा। देखना है फायदा किसको होता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा उल्टा चश्मा।